सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला नोटबंदी को लेकर सामने आया है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है, नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इस फैसले से जुड़ी जो भी जानकारी संजय आपके पास है, आप दर्शकों को बताइए। विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं ये भी कोर्ट के सामने रही होगी जरूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक अहम मुद्दा था। इस पर बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला। अश्विनी कुमार जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता। सर, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है और मैं मानता हूं कि इस पर जो भी गतिरोध हुआ हो पिछले सालों में, या इस पर जो भी मुख्तलिफ विचार हों, अब इस डिबेट को यहाँ ख़त्म होना होगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को वैध ठहराया है। और इसमें कई इसके नुक्ते हैं। इसमें कानूनी नुक्ता तो है ही है, मगर इसका सियासी नुक्ता भी है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों पर बहुत कुछ इस जजमेंट के मुतालिक लिखा जाएगा और बहुत से जो कानून के जानने वाले लोग हैं इस पर टिप्पणी करेंगे। मगर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के फैसले को उचित ठहराया गया है संविधान की रूह से। जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो आपत्तियां खारिज करना, अब विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया है? देखिए, विपक्ष को किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है, क्योंकि जो इतिहास जब लिखा जाता है तो वो एक फैसले से नहीं लिखा जाता। मगर ये बात सच है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं समझता हूँ फिलहाल इस मुद्दे को उठाने में कोई औचित्य नहीं है। यानी अश्विनी कुमार जी ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं रह जाता है। फिलहाल विपक्ष के लिए या फिर याचिकाकर्ताओं के लिए ये बड़ा झटका तो है, क्योंकि कोर्ट ने, संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की दलीलों को और इस अधिसूचना को बिल्कुल वैध ठहराया है और ये माना है कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया के साथ ही नोटबंदी के लिए, नोटबंदी की अधिसूचना जारी करने से पहले, नोटबंदी लागू करने से पहले इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरीके से कहिए तो क्लीन चिट दे दी है। नोटबंदी का पर केंद्र सरकार का फैसला सही है, ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई है। इससे पहले हलफनामा दाखिल किया गया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेश हलफनामा किया तो उसमें कहा था कि नोटबंदी एक सोचा समझा फैसला था, जिस पर आरबीआई के साथ नोटबंदी से 9 महीने पहले फरवरी 2016 में सलाह मशवरे का दौर शुरू हुआ था। ये जानकारी भी उसमें दी गई थी। आरबीआई ने भी अपने हलफनामे में कोर्ट में कहा था कि नोटबंदी में तय प्रक्रिया का पालन हुआ था और ये कदम उसकी ही अनुशंसा पर उठाया गया था। तो नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली जो अर्जी थी उन्हें खारिज कर दी गई है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि नोटबंदी जो की गई वो सही किया गया। संजय हमारे साथ लगातार मौजूद है। संजय, ये 58 पिटीशन जिसका जिक्र है, ये सारी अर्जियां, ये सारी याचिकाएं खारिज हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। ये 58 पिटीशन, उसका ये कहें कि निपटारा हो गया है और कोर्ट ने सरकार की दलीलों को माना है, जिसमें सरकार ने बोला था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लेने से 6 महीने पहले तक आरबीआई के साथ पूरी तरह से कंसल्ट किया गया था और सरकार की दलील ये थी कि आतंकी संगठनों को फंडिंग और काले धन, उसको लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया था ताकि काले धन को बाहर निकाला जा सके और आतंकी फंडिंग बंद की जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि उसके नोटबंदी के बाद से ये रुझान देखने में आए हैं कि आतंकी फंडिंग बंद होने से आतंकवाद की कमर टूट गई और उसकी वजह से देश को बहुत सारा फायदा हुआ। और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें सामने आई, जिसमें कोर्ट ने यह भी किया, नोटबंदी से संबंधित जो गोपनीय जानकारी थी वो कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी गई और उनसे यह कहा गया कि बहुत सारी चीजें सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन कोर्ट की क्वेरी है, लिहाजा कोर्ट को हम ये सारी चीजें दे रहे हैं। और उससे फिर यह हुआ कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि रिकॉर्ड से बिल्कुल साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ समुचित समय में सलाह मशवरा किया था, लिहाजा आरबीआई एक्ट का भी हवाला दिया कोर्ट ने अपने फैसले में और उन्होंने कहा कि आरबीआई एक्ट के मुताबिक सरकार को
अपने अधिकारों का इस्तेमाल, नोटबंदी के अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। और यह भी कहा कि इतिहास में देखा गया कि पिछले 75 साल में 2 बार नोटबंदी हुई और तीसरी बार ये 2016 की नोटबंदी का आदेश आया है। लिहाजा इससे ये भी पता चलता है कि देश में सरकारें मनमाने ढंग से नहीं नोटबंदी का फैसला लागू कर रही हैं या अधिसूचना जारी कर रही हैं या नोटबंदी लागू कर रही हैं। तो 3 बार अभी तक ऐसा हुआ है और जो रीजनिंग सरकार की तरफ से दी गई है, कोर्ट यानी पीठ, उससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत दिखी। संजय, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी। अगर इन याचिकाओं की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे थे जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए थे? आई थिंक वो भी समझना यहाँ पर जरूरी होगा, क्योंकि अब हम इतने महत्वपूर्ण फैसले की बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि जिस काले धन की दलील देते हुए सरकार ने नोटबंदी लागू की थी, वो काले धन की बरामदगी नहीं हुई, उससे लोगों को परेशानी हुई। और साथ ही जिन मुद्दों को लेकर सरकार का नोटबंदी का फैसला न केवल संवैधानिक और पुरानी प्रक्रियाओं का उल्लंघन था, बल्कि मनमाना कदम था, जिससे देश को परेशानी हुई। लिहाजा नोटबंदी के उस अधिसूचना को रद्द किया जाए और अब पुराने नोट जो अभी तक जिन्हें बंद किया गया है उसके बारे में कोर्ट कोई फैसला दे और सरकार को निर्देश दे। इसमें संविधान पीठ के सामने कई दिन सुनवाई चली और सुनवाई के बाद फिर कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था। और साथ ही हमें ये उम्मीद लग रही थी कि 4 जनवरी को जस्टिस नजीर जो इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उससे पहले ही फैसला आना था। और आज जो फैसला आया है उसमें याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलें, जिसमें उन्होंने नोटबंदी पर न केवल वैधानिक सवाल उठाए थे, व्यावहारिक सवाल उठाए, सामाजिक और आर्थिक सभी सवाल उठाए थे, जिसमें उनका कहना था कि इतनी बड़ी कवायद की गई, इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसका नतीजा सिफर निकला। लिहाजा सरकार के उस आदेश को, अधिसूचना को रद्द किया जाए और नोटबंदी का आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया और जिन मुद्दों को केंद्र सरकार ने ढाल के तौर पर यह बताया था, कोर्ट को यह बताया कि आतंकवादी फंडिंग और काले धन को बरामद करने या काले धन को खत्म करने की गरज से यह फैसला किया गया था, तो कोर्ट उससे सहमत दिखा है। लेकिन संजय, इस याचिका में नागरिकों के अधिकारों के हनन का भी आरोप लगा। जैसा आपने कहा कि बकायदा जो नियम के तहत होना चाहिए वो नियम के तहत हुआ, कोर्ट ने ये बात मान ली। लेकिन जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात हो रही थी, नोटबंदी जैसा जिक्र आप कर रहे हैं, काले धन की वापसी या फिर आतंकियों पर लगाम लगाने की बात हो, ये सारी बातें यहाँ कोर्ट में जो रखी गई, तो इसका सीधा मतलब क्या निकालें कि इससे अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कोर्ट ने ये भी दलीलों से स्वीकार कर लिया नोटबंदी से। कोर्ट ने 6 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है और जो सुनवाई हुई उसको 6 पॉइंट्स में समेटा है। 6 पॉइंट का कोर्ट ने पॉइंट वाइज जवाब लिखा है अपने फैसले में। और पहला पॉइंट यही था कि क्या नोटबंदी का जो आदेश, अधिसूचना जारी की गई है वो संविधान के दायरे में थी। इसके साथ ही ये कि क्या केंद्र सरकार को अकेले नोटबंदी का फैसला लेने का अधिकार है, आरबीआई की भूमिका कितनी है। इस तरह के 6 सवाल थे, जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर उस सवाल पर कोर्ट ने अपने विचार जरूर रखे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जब कोर्ट का डिटेल फैसला आएगा उससे पता चलेगा कि आखिर अर्थव्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। अभी तो 6 बिंदुओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। संजय, विपक्ष ने जब नोटबंदी हुई थी इसे आर्थिक नरसंहार और आपराधिक कृत्य बताया था और इसके साथ ही छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया था। जाहिर तौर पर याचिकाकर्ताओं ने भी इस तरह की दलील रखी होगी, क्या कोई असर इस फैसले पर उसका पड़ा है? अगर उन दलीलों का असर पड़ा होता तो शायद फैसला कुछ और होता। लिहाजा इससे बिल्कुल साफ है कि ये कहा गया था कि आम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में, ये भी कहा गया था दलील के दौरान कि बहुत सारे लोग नोट निकालने की कतार में खड़े हुए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी, उन सारे लोगों के लिए फैसला बिल्कुल ही उलट था और उनके लिए मुश्किल भरा फैसला था। ये तमाम चीजें, उस समय शादियों का सीजन था, उसमें यह भी कहा गया कि शादियों का सीजन था, उस समय लोगों को अपने बच्चों की शादियां करने में बहुत परेशानियां हुई और तमाम परेशानियों का जिक्र किया। लेकिन कोर्ट ने
तमाम सवालों का एक ही पंक्ति में जवाब दिया है कि नोटबंदी की अधिसूचना बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत थी। जो आरबीआई एक्ट है और संविधान में सरकार को अधिकार दिए गए हैं उसके मुताबिक था। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने पूरा कंसल्टेशन किया था और फरवरी से ही सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संपर्क में थी। साथ ही सरकार ने यह भी दलील दी थी कि अगर पहले से ये बता दिया जाता कि लोग अपने पुराने नोट बदल लें तो फिर नोटबंदी का कोई मतलब नहीं था और उस समय फिर इतनी कवायद करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा सरकार ने अपनी चिंताएं, अपनी बातें जो कोर्ट को बताई हैं, कोर्ट उनसे सहमत दिखा है। फैसला तो यही बता रहा है। लेकिन संजय, जरा 2-3 चीजें कोर्ट के पूरी प्रक्रिया को आप बहुत बखूबी चीजों को समझते हैं, आप कवर करते आए हैं। 2-3 चीजें यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मैं पहला सवाल मैंने आपसे पूछा उसी को लेकर मेरा ये अगला सवाल कि ये जो हलफनामे को लेकर कई बातें कही जा रही थी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो हलफनामा दिया गया उसमें वो सारी आपत्तियां दर्ज नहीं दिखी जो पहले वो दर्ज थी। तो क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई या उस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ऐसी बातें भी चल रही हैं? तो हलफनामा को लेकर भी कोई संशय अगर कोर्ट के मन में हो तो कोई आदेश या कोई बात कही जा सकती है कोर्ट की तरफ से? हलफनामे में जो चीजें नहीं थी जिस पर आपत्ति थी याचिकाकर्ताओं को, उनमें से बहुत सारी चीजें सरकार ने आरबीआई की ओर से एक सीलबंद लिफाफे में भी कोर्ट को जानकारी दी थी, जो गोपनीय जानकारी है, जिसके बारे में आम जनता को जानने की जरूरत भी नहीं है, चूंकि वो सरकार का नीतिगत फैसला है। तो वो कोर्ट को जरूर बताई गई थी और मुझे लग रहा है कि कोर्ट उसी से सहमत दिखा है। चूंकि एक हलफनामा नहीं, उसमें कई हलफनामे आए थे बार बार। कई बार ऐसा होता है कि एक हलफनामे में बहुत सारी चीजें नहीं होती। कोर्ट पूरक हलफनामा यानी एडिशनल हलफनामा भी देने को का आदेश देता है और वही आदेश कोर्ट ने दिया था। उसमें कुछ चीजें सरकार ने सीलबंद भी दी थी और वो सीलबंद रिपोर्ट जरूर कोर्ट ने देखी है और कोर्ट उससे ही शायद सहमत दिखा है, तभी ये फैसला आया है। संजय, अभी तक की पूरी प्रक्रिया भी अगर आप समझाएं, क्योंकि जानकारी ऐसी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र सरकार और आरबीआई को यह निर्देश दिया था कि जो फैसला 2016 में लिया गया था नोटबंदी का, उससे जुड़े जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको सामने रखा जाए। उसके बाद से लेकर के अब तक की अगर पूरी प्रक्रिया आप दर्शकों को समझाएं कि क्या कुछ इस पूरे मामले में और फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया किस तरह रही? सबसे पहले तो ये मामला बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में ही रहा नोटबंदी का। फिर उसके बाद नोटबंदी का ये पिछले साल ये मामला खुला और इस पर यह कहा गया कि अब तो सुनवाई की जाए। तो कोर्ट ने इस पर यह कहा गया कि अब कोरोना भी नहीं है, लिहाजा कोर्ट इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करे जिसपे देश की अर्थव्यवस्था और पूरे सरकार की नीति का दारोमदार है। लिहाजा कोर्ट ने इसमें 5 जजों की पीठ बनाई और 5 जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। इसमें शुरुआती सुनवाई में यह कहा गया कि जो याचिकाएं 58 याचिकाएं हैं, उन सारी याचिकाओं पर सबसे पहले तो सरकार जवाब दे कि आखिर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन नोटबंदी की अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार ने नियत प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा और उन्होंने कहा कि इसके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो रिकॉर्ड पर लाए जाएं और वो हमें बताया जाए कि आखिर जो आप जवाब दे रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिन सवालों पर ये याचिकाएं टिकी हैं उन सवालों के हमें सटीक और सीधे जवाब चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फैसले की प्रक्रियागत चीजें जो वो बताई जा सकती हैं, सार्वजनिक की जा सकती हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं गोपनीयता के दायरे में हैं जिनको सरकार सार्वजनिक नहीं कर सकती है। लेकिन जब कोर्ट ने इस मामले में सवाल उठाए हैं और जवाब मांगा है तो कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जा सकते हैं और वो प्रक्रियागत सारी चीजें बताई गई। हालांकि बहुत सारी चीजें कोर्ट में सामने भी आ गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना हलफनामा दिया और उसके बाद कोर्ट को ये बताया कि किस तरह से सरकार के वो लगातार संपर्क में था और इसमें नियमों की कोई अनदेखी नहीं हुई है। ठीक है, यानी सरकार का जो फैसला नोटबंदी का रहा, कोर्ट का जो फैसला आया उसमें उसको सही माना।